हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय नंबर 1 को, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहां पर इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ में रासायनिक समीकरण को समझेंगे। ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर हमारे सामने सबसे पहले क्या देता है कि देखो, हमारे जीवन में हमारे आसपास यहां पर कई सारी ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर हमें रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे यहां पर तुम देखो, अगर गर्मियों के दिन में तुम कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? दूध खराब हो जाता है। यानी क्या है? दूध खराब होकर के किसी और चीज में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि वहां पर क्या हुआ? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से अगर तुम लोहे के तवे को या फिर किसी तसले को या फिर कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हो, यानी जहां पर वायु में जल के कण मौजूद हैं, उस वातावरण में तुम अगर खुला छोड़ दोगे, जैसे बाहर में अगर जैसे बरसात का दिन है, उन दिनों में अगर तुम बाहर लोहे के कण को, लोहे के टुकड़े को छोड़ दोगे तो उसके ऊपर क्या होता है? जंग लग जाता है। वहां पर क्या होता है? लोहे जो होते हैं, लोहे के कण जो होते हैं, वो जंग के कणों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये क्या हुआ? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से जब अंगूर का किण्वन हम लोग करवाते हैं तब क्या होता है? अंगूर जो है दूसरी चीज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से जब भोजन को पकाया जाता है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, और जब हम सांस लेते हैं, इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है? हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से हमारे पास दो प्रकार के परिवर्तन आते हैं। एक हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। देखो, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन तुम पीछे के क्लासेस में कक्षा 7 में 8 में पढ़ चुके हो, इसलिए वहां पर डिटेल में नहीं बताया है। यहां पर तो मैं शॉर्ट में बात कर देता हूं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अगर किसी बर्फ को हम लोग पिघला देते हैं और उसको हम लोग जल में बदल देते हैं तो वो क्या हो गया? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने वस्तु के भौतिक गुणों में बदलाव किया। लेकिन वहीं पर हम लोग क्या करते हैं? कोई भी कागज लेते हैं और कागज को जला देते हैं, तो वहां पर कागज जल करके राख में बदल गया। यहां पर यह कैसा परिवर्तन हुआ? हमारा एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ। कागज का ही उदाहरण अगर लें तो कागज को अगर हम लोग काट दें, फाड़ दें, तो यहां पर कागज का काटना, कागज का फाड़ना क्या हुआ? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन कागज को जलाना क्या हुआ? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन अलग चीज है, रासायनिक परिवर्तन अलग चीज है। भौतिक परिवर्तन में हम लोग वस्तुओं के भौतिक गुणों में बदलाव करते हैं, जैसे वस्तु का लंबाई, चौड़ाई या फिर उसका जो भौतिक स्थिति है उसमें परिवर्तन करते हैं। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब जो वस्तु है उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और जो वो वस्तु है वो नई चीज में परिवर्तित हो जाती है। तो भाई यहां पर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये शॉर्ट में आप लोग समझ गए। तो यहां पर जो रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब यहां पर यही चीज कह रहा है, क्या कहता है? इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रवृत्ति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। यहां पर इन सभी जगहों पर क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। और इन सभी परिस्थितियों में क्या हो रहा है? जो वस्तु है वो किसी और चीज में परिवर्तित हो जा रही है और उन सब की जो प्रकृति है, पहचान है, जो गुण है, वो सब बदल जा रहे हैं। ठीक है। अब कहता है कि पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, कैसे कुछ भी ले लो, जैसे कोयला ले लो, कार्बन है, उसको हम जलाएंगे तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा? CO2 बना देगा। कोयला हम लोग जैसे जलाते हैं, तो यहां पर क्या हुआ? हमारे पास क्या चीज था भाई? कोयला था, उसमें कार्बन मौजूद है, उसको हमने जलाया तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से जुड़ गया वो, और क्या बन गया? CO2 बन गया। तो यहां पर ये जो हमारा कार्बन था ये अब गायब हो चुका है, वो एक नया पदार्थ बन चुका है। और यहां पर CO2 क्या हो गया? नया पदार्थ हो गया, जिसका कि नया गुण है, नया रासायनिक गुण है, भौतिक गुण है, सारे गुण नए हैं। तो यहां पर कार्बन से CO2 में परिवर्तन, कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। और ये रासायनिक
रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया हो गई, ऑक्सीजन से जुड़ना, CO2 बनाना, ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो यहां पर समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये पीछे के क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, यहां पर भी आप शॉर्ट में समझ चुके हो। अब यहां पर आगे क्या बोलता है? बोलता है कि आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब यहां पर देखो, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ गुण होते हैं, मतलब कि जब भी कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ गुण हमें दिखाई देते हैं, वो चीज हम यहां पर समझेंगे। उसके लिए यहां पर क्या बोल रहा है? आपको क्रियाकलाप 1.1 दे रहा है। अब यहां पर बोलता है कि देखो, ये क्रियाकलाप आप खुद से अपने घर में करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है? आपको आंखों पर सुरक्षा चश्मा पहन लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि आप लीजिए मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन लीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा साफ कर लीजिए, उसको सरस पत्ता वगैरह से रगड़ करके, और रगड़ने के बाद उसको आप जलाने की कोशिश कीजिएगा। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा तो मैग्नीशियम रिबन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा रोशनी के साथ, उजली रोशनी के साथ जलेगा, और वो एक पाउडर का निर्माण कर देगा, जो कि यहां पर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर क्या हुआ? हमारे पास था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हमने जलाया, तो मैग्नीशियम क्या किया? हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो यहां पर क्या हो गया? मैग्नीशियम हमने लिया था, साथ में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहां पर यह क्या हुआ? एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और यहां पर रासायनिक परिवर्तन हो गया। जो मैग्नीशियम था मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो व्हाइट पाउडर जैसा होता है, उजला पाउडर जैसा होता है, ठीक है। अब यहां पर जब यह प्रक्रिया होती है तब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, रोशनी निकलती है। यह क्या है? एक प्रकार से हमारा रासायनिक प्रक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहां से हमको समझ में क्या आया? हमको यहां से यह समझ में आया कि जब भी यहां पर हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन करते हैं या रासायनिक परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, मतलब जब प्रक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, तब हमको अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। अवस्था में परिवर्तन कैसे देखने को मिलता है भाई? हमारे कुछ पदार्थ जो कि ठोस होते हैं वो या तो तरल में बदल जाते हैं या गैस में बदल जाते हैं। जैसे यहां पर हम लोग अगर देखें तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, और यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या था? गैस था। वो जब मैग्नीशियम से जुड़ा तो क्या बन गया? एक प्रकार का पाउडर का उसने निर्माण कर दिया। इसी प्रकार से और भी उदाहरण यहां पर आपको दिए गए हैं। यहां पर उदाहरण में देखें तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको दानेदार जिंक लेना है, और इसको क्या करना है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला देना है। तो यहां पर जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में यहां पर अभिक्रिया कराई जा रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? हमने लिया है जिंक लिया है, जिंक के कण लिए हैं। तो जिंक हमारा किस फॉर्म में है? ये हमारा ठोस फॉर्म में है, ठीक। जिंक का किस फॉर्म में? जो ठोस में। अब हमने यहां पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मान लो ले लिया, H2SO4 ले लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? ये जिंक जो है ये इस H2SO4 से अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा? ZnSO4 बना देगा, और साथ में H2 गैस, हाइड्रोजन गैस हमारा निकलेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया यहां पर हुआ। और यहां पर क्या हुआ? हमने देखा कि जिंक यहां पर हमारे पास किस परिस्थिति में था? हमारे पास ठोस के रूप में था। लेकिन वो जब H2SO4 से प्रक्रिया करता है तो क्या बना देता है? ZnSO4, जिंक सल्फेट बना देता है, जो कि तरल रूप में हमारे पास है, और साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस हमारा निकलता है। तो यहां पर यही चीज है कि इसी उदाहरण से आप क्या समझते हो कि वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होता है। वस्तु हमारे पास ठोस रूप में थी, वो परिवर्तित होकर तरल रूप में बदल गई। इसके साथ यहां पर रंग में परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैग्नीशियम जो था वो जब जर गया तो मैग्नीशियम जो ठोस था उसका रंग और पाउडर का रंग अलग अलग, थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ठीक है। इसके बाद गैस का उत्सर्जन होता है। यहां पर हमने देखा क्या हुआ? जिंक सब जब सल्फ्यूरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, इसके साथ तापमान में परिवर्तन हुआ। यहां पर यह जो अभिक्रिया हो रही है, इसमें आप इस बीकर को अगर छूने की कोशिश करोगे तो यह आपको गर्म महसूस होगा। इसी प्रकार से जब हमने मैग्नीशियम को जलाया था, तो मैग्नीशियम जब जलता है तो बहुत तेज ऊष्मा पैदा करता है, तो वहां पर क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन, बहुत ज्यादा ऊष्मा हमें मिला। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको कराने के लिए, जिनको पूरा करने के लिए हमको बाहर से ऊर्जा देना पड़ता है, तो वहां पर तापमान में कमी हो जाता है। तो इस प्रकार के आपको चीजें, उदाहरण यहां पर देखने को मिलते हैं कि आपके जो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ये गुण मिलते हैं, क्या कि भाई अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस निकलेगा या गैस उत्सर्जित होगा, तापमान में परिवर्तित होगा। तो भाई आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो ये गुण हमें बताते हैं कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो क्या कहता है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें यहां पर पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, एक और अभिक्रिया दिया गया है जो कि आपको यहां पर जरूरी है। अब यहां पर यह कौन सा अभिक्रिया है, यहां पर बोलता है कि हमको क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है और साथ में यहां पर पोटेशियम आयोडाइड लेना है। पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो गया फॉर्मूला, Ki, और साथ में लेड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, PbNO3 का होल 2। और यहां पर जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, यहां पर PbNO3 बनता है और साथ में हमारा Ki2 बनता है। ठीक है, ये हमारा यहां पर अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया को याद कर लेना। देखो यहां पर इस अध्याय में जितने भी अभिक्रियाएं आ रही हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं, उन सबको हमें याद करना जरूरी है और यहां पर इस अभिक्रिया को भी तुमको याद कर लेना है। ठीक है, अब ये अभिक्रिया हो गया तो यहां पर ये वाला हिस्सा तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाता है, हमारे सामने आ जाता है रासायनिक समीकरण। अब हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है भाई, देखो यहां पर हमने रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब किसी भी अभिक्रिया को हम लोग समीकरण के रूप में दिखाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमने अभी तुरंत एक अभिक्रिया देखा कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, अब यहां पर इस अभिक्रिया को हम लोग कैसे किसी को बताएंगे कि भाई हमारा यहां पर अभिक्रिया हो रहा है, हमें क्या करना होगा, पूरा अभिक्रिया को समझाना पड़ेगा कि देखो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम हमारा ठोस होता है, इस मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं तो जलाने के दौरान यहां पर ऊष्मा निकलती है, बहुत तेज प्रकाश भी निकलता है और मैग्नीशियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक पाउडर रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये पूरा ऐसा हमको समझाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या किया गया कि इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे अभिक्रिया को हम लोग शॉर्ट में कम शब्दों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को समझा दें, इसलिए लाया गया कि हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण बना देते हैं। तो यहां पर उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं और यहां पर उस अभिक्रिया को इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। जैसे मैथ में तुम समीकरण बनाते हो ना, उसी प्रकार का यहां पर समीकरण बना देते हैं। हमने लिख दिया कि क्या हमारा है अभिक्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। अब देखो यहां पर रासायनिक समीकरण लिखने का एक तरीका होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी हमने मैग्नीशियम लिया, वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, उसको हम लोग एक बीच में एरो दे करके एरो के बाईं तरफ लिखते हैं। यहां पर हमने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या कर रहे हैं, हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इनको हम बोल देते हैं अभिकारक। जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और यहां पर इस प्रकार से पहले सभी को जोड़ लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो भी हमारा अंतिम पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के बाद जो भी हमें मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद और उसको हम लोग इस तरफ लिख देते हैं।
यहां तो एक हमारा उत्पाद बना, लेकिन मान लो एक से ज्यादा बनते तो जोड़ करके उसका भी नाम लिख देते। इस प्रकार से हम लोग यहां पर यह समीकरण तैयार करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो समीकरण हमने तैयार किया, तो समीकरण भी हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। यह हमारा समीकरण है, ठीक है, लेकिन यहां पर समीकरण में हमने क्या इस्तेमाल किया है? शब्दों का इस्तेमाल किया है। जो भी यहां पर हमारे पास पदार्थ है इसका नाम हमने लिखा है। मैग्नीशियम का पूरा मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन का पूरा ऑक्सीजन लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पूरा हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। तो यह कैसा समीकरण है? इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण, क्योंकि यहां पर जो भी चीजें हमारे अभिक्रिया में या तो बन रही हैं या तो भाग ले रही हैं, उनका नाम हम लोग शब्द में यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यह हमारा क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। आप समझ गए, रासायनिक समीकरण का पहला प्रकार हमारा क्या हो गया? शब्द समीकरण। इसको आपने समझ लिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर अभिकारक और उत्पाद भी आप लोग समझ चुके हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा वो हमारा अभिकारक। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो हमारा अभिकारक, अभिक्रिया होने के बाद हमको क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो वो हमारा क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या है? अब यहां पर यही चीज जो हमने अभी तुरंत आपको समझाया, वही चीज शब्दों में लिखा हुआ है कि शब्द समीकरण में जो अभिकारक होते हैं उनसे जो उत्पाद में परिवर्तन होता है, उनके बीच में एक तीर का निशान होता है, यानी कि बीच में जो एरो हमने दिखाया था वो, और साथ में अभिकारकों के बीच में योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखते हैं, और उत्पादों के बीच में भी योग का चिन्ह लगाकर उनको दाईं ओर लिखते हैं। और यहां पर तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा दर्शाता है। तीर दिखाने का क्या मतलब है? वो दिखा रहा है कि देखो पहले क्या था और अभिक्रिया के बाद हमारा क्या बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और रासायनिक समीकरण को और भी थोड़ा बेहतर बनाते हैं और रासायनिक समीकरण को और भी अच्छी तरीके से लिखना हम शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, बोलता है, सवाल पूछता है, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? यानी हमने क्या किया? रासायनिक पूरी अभिक्रिया को पहले देखा कि अगर समीकरण में नहीं लिखेंगे तो कितना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, तो समीकरण में हम छोटा सा 2-4 शब्द का इस्तेमाल करके पूरे समीकरण को समझा सकते हैं, पूरे अभिक्रिया को समझा सकते हैं। लेकिन वहां पर भी हम क्या कर रहे थे? शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसको हमने क्या बोल दिया? शब्द समीकरण बोल दिया। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछता है कि क्या उससे भी थोड़ा संक्षिप्त कर सकते हैं? तो जी हां कर सकते। कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने शब्द इस्तेमाल किए थे, यानी जो भी हमारे जो पदार्थ थे उनके नामों को हमने इस्तेमाल किया था, उनके शब्दों को इस्तेमाल किया था, शब्दों के जगह पर उन सभी पदार्थों के सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको पता होगा, आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होगा, तो यहां पर पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? जितने भी हमारे तत्व हैं, सभी तत्वों के कुछ सूत्र होते हैं, छोटे छोटे सूत्र होते हैं। जैसे मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है, इसके अलावा कार्बन का C होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है। ये सारे छोटे छोटे सूत्र होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? रासायनिक समीकरण में शब्दों की जगह पर उनके सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, और यहां पर उसका उपयोग करके हम लोग रासायनिक समीकरण तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जहां पर हमने नाम लिखा था और वो काफी लंबा था, उसकी जगह पर इस प्रकार से छोटा सा हमारा समीकरण बन जाएगा। देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO हमारा क्या हो गया? छोटा सा समीकरण बन गया। अब यहां पर यह समीकरण आसानी से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकता है। कम शब्दों का, कम अक्षरों का इस्तेमाल करके हम उसी समीकरण को और भी अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे हमने बोला मैग्नीशियम है, तो भाई मैग्नीशियम जब अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो कितने मैग्नीशियम भाग ले रहे हैं वो शब्द के रूप में हम लोग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन भाग ले रहा है तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है मॉलिक्यूल का, वो यहां पर हम लोग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। कितने अणु भाग ले रहे हैं ऑक्सीजन के, ये हम लोग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से हम लोग समीकरण सूत्र का इस्तेमाल करके लिखते हैं तो इसमें और भी ज्यादा जानकारी हम लोग जोड़ सकते हैं। समझ गए? तो यहां पर ये कैसा समीकरण हो गया? ये सूत्रों का समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो आगे यहां पर वही चीज क्या बोलता है? तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, नहीं तो समीकरण असंतुलित है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है किसी अभिक्रिया का, ऐसा समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहां पर देखो,
तुमने कक्षा 9 में एक कानून पढ़ा होगा, एक लॉ पढ़ा होगा, तुमने ये रसायन में ही अध्याय नंबर 3 में पढ़ा होगा, ठीक है, 3 में ही था शायद, ठीक है, 3 या 2 में था, ठीक है। तो यहां पर क्या था कि कोई भी रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो वहां पर ना तो परमाणुओं का निर्माण होता है, ना ही परमाणु नष्ट होते हैं, वहां पर सिर्फ नए आबंध बनते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन रहा है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमको उस नियम के हिसाब से, उस कानून के हिसाब से यह ध्यान रखना होगा कि जितने परमाणु, किसी भी तत्व के जितने भी परमाणु हमारे अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो अभिकारक में और हमारे उत्पाद में बराबर होने चाहिए। मतलब कि इधर 2 ऑक्सीजन का परमाणु है, यानी कि एक अणु भाग ले रहा है तो उसमें 2 परमाणु हैं, तो यहां पर हमको 2 होना चाहिए, और यहां पर Mg का 1 है तो इधर 1 होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये देखो, ये हमारा संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि इधर देखोगे तो ये और ये यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बराबर नहीं है, तो ये संतुलित नहीं है। ये कैसा समीकरण है, इसको हम लोग ढांचा रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ हमें यह जानकारी मिलती है कि कौन कौन से तत्व हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। यहां पर हमने यहां पर इनको बराबर नहीं किया है कि भाई Mg जितना है उतना इधर भी Mg होगा, ऑक्सीजन जितना है उतना इधर भी ऑक्सीजन होगा, वो हमने परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं की है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ढांचा समीकरण बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग परमाणुओं की संख्या बराबर करके और बराबर करके अच्छे से अगर लिखें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर यही चीज बोल रहा है कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। तो भाई देखो, यहां पर बोल रहा है आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, वही जो मैंने आपको कहा अध्याय नंबर 3 में था कक्षा 9 में, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जितने परमाणु, किसी भी तत्व के जितने परमाणु भाग लेते हैं वो सभी परमाणु हमारे उत्पाद में भी होते हैं, उनमें ना तो कोई परमाणु नष्ट होगा न ही कोई परमाणु तैयार होगा, नया परमाणु, ठीक है। मतलब क्या हो गया, हमने क्या किया, हमने डाला मैग्नीशियम, 10 परमाणु डाले मैग्नीशियम के तो उत्पाद में भी हमको 10 परमाणु मिलेगा। ऑक्सीजन के 5 परमाणु डाले तो हमारे उत्पाद में भी हमको 5 परमाणु मिलेगा ऑक्सीजन का। यह चीज हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। इसलिए क्या बोलता है कि अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब यहां पर देखो, 2 चीजों की एक साथ बात हो जा रही है, समझ गए। मैं परमाणुओं की संख्या की बात कर रहा हूं और यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है द्रव्यमान की, कि भाई अगर हम लोग 10 ग्राम डालेंगे मैग्नीशियम तो वो हमारा उत्पाद में भी 10 ग्राम होगा। अगर हम लोग 5 ग्राम डालेंगे ऑक्सीजन तो उत्पाद में भी 5 ग्राम ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये तो हमारे द्रव्यमान के आधार पर बात हो गई। लेकिन अगर तुम परमाणुओं के आधार पर बात करो तो परमाणुओं के आधार पर यह बात होती है कि जितनी संख्या में हमारे किसी तत्व का परमाणु अभिकारक है उतना ही संख्या में हमारे उत्पाद में भी परमाणुओं की होगी। मतलब मैग्नीशियम अगर 5 परमाणु है तो उधर भी 5 होगा, ऑक्सीजन 5 है तो उधर भी 5 होगा, समझ गए। ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। यही चीज कहता है दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितने परमाणु थे उतने ही परमाणु हमको रासायनिक अभिक्रिया के बाद मिलेंगे। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित हैं? आइए इस हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। तो यहां पर क्या हो गया, 2 प्रकार के रासायनिक समीकरण जिनको कि हम लोग यहां पर हम लोग सूत्र के आधार पर लिख रहे हैं। पहला क्या हो गया, ये आपका हो गया ढांचा समीकरण, जिसमें कि हमने सिर्फ ढांचा लिखा है। इसके लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, या ढांचा बोल दो या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण बोल दो, क्योंकि इनको हमने बराबर करके नहीं लिखा है कि जितना इधर मैग्नीशियम है उतना उधर मैग्नीशियम होगा, यह बराबर नहीं है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। इसमें हमको सिर्फ यह पता चल रहा है कि मैग्नीशियम था,
हाँ जी था। ऑक्सीजन था? हाँ जी था। बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस इतनी जानकारी हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कंकाली रासायनिक समीकरण। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करें, इसको संतुलित कर दें। हम क्या करते हैं, 2Mg प्लस O2, ये क्या बन गया? 2MgO बन गया, ठीक है। ये अब क्या हो गया? संतुलित हो गया। तुम अगर देखो तो इधर क्या है, दो मैग्नीशियम के परमाणु हैं, इधर भी दो मैग्नीशियम के परमाणु हैं, यहां दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, इधर भी ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो ये अब क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। अब यहां पर बात क्या है, अब आगे हमें पढ़ना है कि हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, यहां पर जो हमने क्रियाकलाप 1.2 में देखा था समीकरण, वो यहां पर लिखा हुआ है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बना क्या? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये कैसा समीकरण हो गया? शब्द समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? सूत्र के आधार पर ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर देखो तो तुम्हारे पास ये समीकरण आ गया। अब इसमें तुम देखो कि यहां पर क्या करना है, तुमको एक प्रकार से तुलना करना है कि भाई इधर जिंक की कितनी संख्या, इधर जिंक की कितनी संख्या, इधर हाइड्रोजन कितना, इधर हाइड्रोजन कितना, इधर सल्फर कितना, इधर सल्फर कितना, इधर ऑक्सीजन कितना, इधर ऑक्सीजन कितना। तो यहां पर अगर तुम लोग देखो, यहां पर अगर इसको देखने की कोशिश करो, LHS और ये RHS, RHS मतलब हमारा इस तरफ वाला, LHS मतलब इस तरफ वाला। इधर जिंक की संख्या देखो तो कितनी है, जिंक की संख्या 1 है परमाणु की, और इधर कितनी है, तो इधर भी 1 है। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 2 है, और इस तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इसके बाद सल्फर की संख्या कितनी है, सल्फर की संख्या 1 है, और इधर भी सल्फर की संख्या 1 है। इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो इधर 4 है और इस तरफ भी 4 है। सारे परमाणुओं की संख्या तुमको क्या मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। तो ये कैसा समीकरण है? ये संतुलित समीकरण है, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद तुम अगर आगे बढ़ते हो तो यहां पर क्या समझ में आया, यहां पर कि भाई संतुलित है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने एक दूसरा उदाहरण दिया गया है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जल के साथ लौह का यहां पर रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने का यहां पर तरीका तुम समझ लो। तरीका क्या होता है, देखो यहां पर हमारे पास सूत्र है, जैसे Fe3O4 है, Fe3O4 है। हमें क्या करना है, इस सूत्र में कभी भी बदलाव नहीं करना है। बदलाव किस चीज में करना है? जो यहां पर हमारे पास ये अणु है Fe3O4 का, इसके कितने अणु भाग ले रहे हैं, यह चीज हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर कभी भी हम लोग Fe3O4 में बदलाव नहीं करेंगे। मतलब Fe3O4 को हम लोग Fe3O7 नहीं कर देंगे, O3 नहीं कर देंगे, O5 नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर इसके ऊपर इस प्रकार से ब्रैकेट लगा देंगे और इसके पहले 1 या फिर 2 या फिर 3 इस प्रकार से संख्या बदलेंगे। इससे क्या होगा, इससे यहां पर 1 कहने का मतलब हुआ कि हमारा यहां पर Fe3O4 का एक अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अगर यहां पर हम लोग 2 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, Fe3O4 का 2 अणु है। 3 कहने का मतलब क्या हुआ, 3 अणु है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास यहां पर अणु हैं उनको इस प्रकार से हम लोग घेरा लगा देंगे। घेरा क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनके सूत्र में हमको कोई बदलाव नहीं करना है। क्योंकि Fe3O4 को अगर हम लोग Fe3O7 कर दें, बोलेंगे कि भाई बराबर करने के लिए O7 कर दो, तो यहां पर यह दूसरा चीज है, ये दूसरा अणु है, दूसरा पदार्थी है, इसको यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमको इसमें कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर वाले किसी भी चीज में हम किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। हमको यहां पर कुछ बदलाव करना होगा तो हम इनके आगे 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 जो भी लिखना होगा हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको तुलना करना है कि भाई हमारे अभिकारक में तत्व कितने हैं, मतलब कि परमाणु कितने हैं, और इधर उत्पाद में परमाणु कितने हैं। तो यहां पर देखो पहले से लिख करके रखा हुआ है।
देखो यहां पर हमारे पास अभिकारक में सबसे पहले Fe की बात करें तो यहां पर Fe के परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है। और इधर देखें तो इधर कितनी है, तीन है। यहां पर देखो Fe3 है तो तीन हमारे हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन इस तरफ दो हैं परमाणु, ठीक है। और इस तरफ भी देखो तो कितना है, हाइड्रोजन दो है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो कितने हैं, ऑक्सीजन की संख्या एक है और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, चार है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमको Fe बैलेंस करने की यानी कि संख्या बराबर करने की जरूरत है और साथ में ऑक्सीजन को बराबर करने की जरूरत है। अब यहां पर देखो यह तरीका अपनाया जाता है जनरली कि जिसकी संख्या, जिस तत्व की संख्या, परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसको सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखो हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या करना होगा भाई, देखो ऑक्सीजन इधर चार है, इधर एक है। तो अगर हम यहां पर चार लिख करके, ऐसे चार लिख करके गुना कर दें H2O में, तो यहां पर ऑक्सीजन की संख्या चार हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जी हां, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहां पर यही चीज किया गया। क्या किया गया, हमने H2O में चार गुना कर दिया, जैसा कि अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया। उससे क्या हुआ, हमारे लिए जो यहां पर ऑक्सीजन था उसकी मात्रा कितनी हो गई, हमारे अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या चार हो गई और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या चार हो गई। तो इस प्रकार से हमारा ऑक्सीजन सबसे पहले क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अगर हमने ऑक्सीजन को बराबर किया तो यहां पर हमने चार से गुना किया H2O में। अब चार से गुना कर दिया तो चार ऑक्सीजन के तो हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, इधर 8 हो गए और इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। सॉरी, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, ठीक है। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, अब हमारा ऑक्सीजन बिगड़ गया है, सॉरी हाइड्रोजन बिगड़ गया है, हाइड्रोजन को भी अब हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो यहां पर ये अब हमने कर दिया क्या, हमारे सामने यहां पर संतुलित करने की कोशिश करने में 4 हमने यहां पर डाला तो हमारा ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन अब बराबर नहीं है। तो अब हमें हाइड्रोजन भी बराबर करना है। हाइड्रोजन बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर H2O कर में 4 गुना किया है तो हाइड्रोजन की संख्या 8 है और इधर 2 है। तो इसमें अगर हम लोग 4 से गुना कर दें तो 8 हो जाएगा या नहीं? जी हां, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर यही चीज किया गया। यहां पर इस तरफ 8 है, हमने 4 से गुना कर दिया तो यहां पर हमारे परमाणुओं की संख्या 8 हो गई या नहीं हो गई? जी हां, हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या 8 करने के बाद यहां पर क्या आ गया, यहां पर अब हमारे पास हमारा ऑक्सीजन भी बराबर, हाइड्रोजन भी बराबर, अब बच गया हमारा आयरन यानी Fe। तो Fe में हमारा इधर 3 है और इधर 1 है, तो 3 गुना इधर कर देंगे तो हमारा बराबर होगा या नहीं होगा? जी हां, बिल्कुल होगा। तो यहां 3 से गुना करने पर क्या हो गया, आयरन की संख्या भी, Fe की संख्या भी 3 गुना 3 परमाणु दोनों तरफ हो गए। तो अब यहां पर हमारा क्या हो गया, ये एक प्रकार से संतुलित हो गया। तो यहां पर अब तुम देखो ये जो हमारे पास समीकरण है, ये कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, सभी को संतुलित कर दिया है। अब तुम किसी को भी जोड़ घटा लो, तुमको पता चलेगा कि दोनों तरफ हमारे अभिकारक में और उत्पाद में जो यहां पर परमाणु है अलग अलग तत्व के, उनकी संख्या क्या है, बराबर है। समझ गए? तो यहां पर तुमको बराबरी करके यानी संतुलित करके तुमको यहां पर समीकरण मिल गया। इसी प्रकार से जो अलग अलग तुम्हारे पास अभिक्रियाएं होंगी, समीकरण होंगे, उनको तुम क्या कर सकते हो, यहां पर उनको बराबर कर सकते हो। अब ये जो हमारा तरीका है बराबर करने का या संतुलित करने का, इसको हम लोग हिट और ट्रायल विधि बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक को बराबर करते हैं, दूसरा बिगड़ा, फिर उसको बराबर करते हैं, बारी बारी से कोशिश करते हुए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखो, जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो सिर्फ कौन सा हमारा तत्व भाग ले रहा है, कितना परमाणु भाग ले रहा है और यहां पर क्या तत्व नया, क्या हमारा पदार्थ बन रहा है, ये लिखने से काम नहीं चलता है। वहां पर हम लोग जो हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए जो अलग अलग भौतिक अवस्थाएं होती हैं उनको भी हम लोग संतुलित समीकरण में लिखते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। जैसे कि तापमान कितना था, हमारा कोई पदार्थ तरल था या ठोस था, गैस निकल रहा है या नहीं, हमने वहां पर कोई कैटलिस्ट डाला है या नहीं, या फिर वहां पर हमारा कोई प्रेशर में कोई हमने बदलाव किया था। सभी प्रकार की जानकारियों को हम लोग समीकरण में डालने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले जो हमारा अभी तुरंत हमने समीकरण को संतुलित किया, उसमें से कौन सा तत्व हमारा किस रूप में था, तो भाई हमारा आयरन था ठोस
उसके लिए हम लोग एस लिख देते हैं, सॉलिड अंग्रेजी में। हमारा जो जल था वो वाष्प के रूप में था, तो वो क्या हो गया, गैस, उसके लिए जी लिख देंगे। हमारा Fe3O4 बना, आयरन ऑक्साइड बना, ये क्या हो गया, हमारा सॉलिड के फॉर्म में था यानी ठोस था। हाइड्रोजन गैस बना तो यहां जी हमने लिख दिया। इस प्रकार से यहां पर कौन सा तत्व, कौन सा हमारा पदार्थ किस प्राकृतिक अवस्था में थे, भौतिक अवस्था में, वो यहां पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग प्रकार की जानकारियां होती हैं, जैसे कि हमने ताप कितना रखा था, दाब कितना था, उत्प्रेरक डाला था या नहीं, सब चीज लिखते हैं। जैसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन हम लोग कराते हैं 340 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर, समझ गए। तो ये हम लोग दाब लिख देते हैं यहां पर बीच में, और हमारा क्या बनता है, CH3OH बनता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमारा ये कैसा प्रकाश संश्लेषण का भी क्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, साथ में क्लोरोफिल चाहिए होता है, तो इनको यहां पर हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। और सारे जितने भी हमारे पदार्थ हैं वो किस रूप में है, प्राकृतिक रूप में, वो भी यहां पर हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। इस प्रकार से जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो थोड़े से शब्दों का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी जानकारी लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर आगे आपके सामने क्या है, कुछ प्रश्न हैं। तो यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है, संतुलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो भैया देखो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो कि यहां पर इनको संतुलित करें। नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वीडियो खत्म होगा, उसके बाद दोबारा से तुम शुरू करना और इन एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि देखो, संतुलित करने का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, आसानी से तुम संतुलित करने पाओगे। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर हमारे पास इस अध्याय का अगला हिस्सा आ जाता है, जिसमें कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। यानी जो हमारे आसपास रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। तो अब हम अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। तो यहां अभी तुरंत ही थोड़ी देर पहले हमने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की बात की थी। ठीक है, उसी के बारे में यहां पर थोड़ा सा बता रहा है, पढ़ लेते हैं। कहता है कि कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहां पर बात किया जा रहा है कि देखो, जब भी कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अलग अलग पदार्थ आपस में अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनके आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। जैसे सबसे आसान उदाहरण में देखें तो यहां पर कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, CO2 बना देगा। तो यहां पर क्या हो गया, पहले हमारा ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में आबंध था, वो टूट जाता है और दोनों ऑक्सीजन के परमाणु आकर के कार्बन से जुड़ जाते हैं। तो यहां पर पुराने आबंध टूट गए और नए आबंध का निर्माण हो गया। और इसी प्रकार से हमारा नया पदार्थ हमारा बनता है जो कि हमारा अभिक्रिया से तैयार होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अलग अलग प्रकार के जो आबंध है उनके बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, 3-4 अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहां पर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला जो हमारा अभिक्रिया का प्रकार है यह है संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, इसको याद करना है तो सीधा सीधी याद कर लो कि जोड़ अभिक्रिया है ये। समझ गए कि भाई इसमें क्या होता है, दो जो तत्व हैं, तत्व में बार बार बोल दे रहा हूं, जो दो पदार्थ हैं जो कि आपस में अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। अब यहां पर उदाहरण के लिए आपको क्रियाकलाप दे रहा है, क्रियाकलाप में आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। ठीक है, और साथ में यहां पर एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड और थोड़ा बुझा हुआ चूना लीजिए। एक ही चीज को दो बार क्यों लिख दिया भैया, ठीक है, छोड़ो, दोनों एक ही चीज है। आपको क्या लेना है, आपको लेना है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में जल लेना है। ठीक है, जल उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाइए, कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा जल मिलाइए। तो यहां पर क्या होगा, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, जिसको कि बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, यहां पर बुझा हुआ चूना पता नहीं क्यों लिख दिया। ठीक है, इसमें जब हम लोग जल मिलाएंगे तो क्या हमारा तैयार होगा, बुझा हुआ चूना तैयार होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, और साथ में बहुत सारा ऊष्मा रिलीज होगा, ऊष्मा हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया है ये आप अपने घर में या फिर घर के आसपास देखते होंगे। जब हमारे घरों में
चूने से पुताई होती है तब इसी अभिक्रिया का काम होता है। हम लोग जो बड़े बड़े चूने के पत्थर लाते हैं अपने घरों में, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। आपके घर में चूने का पुताई नहीं हुआ होगा, अगल बगल किसी के घर होता होगा तो आपने देखा होगा, ठीक है। यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, उसमें जब हम लोग जल मिलाते हैं उसके बाद क्या तैयार होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और साथ में उसमें हम देखते हैं कि काफी वो गर्म हो जाता है ये घोल, और उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। जब ये अभिक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है तब हमारे पास क्या बचता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचता है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग घर में पुताई करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ बातें यहां से ध्यान रखना शुरू कीजिए इस अध्याय में, कि जितने भी अभिक्रिया हैं उन सबको याद रखिए। जितने भी यहां पर हमारे पास आ रहे हैं समीकरण, या फिर जो हमारे पास ये तत्व पदार्थ आ रहे हैं, इनके जो नाम आ रहे हैं, इन नामों को ध्यान रखिए। जैसे बिना बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं भैया, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO होता है। बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल 2 होता है। अब यहां पर ये जब अभिक्रिया होती है तो ये इसमें से ऊष्मा हमको प्राप्त होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। यह ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या दो, एक से ज्यादा मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक अकेला उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब भाई देखो यहां पर ये वाला अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस अभिक्रिया के साथ यहां पर एक और अभिक्रिया दी गई है। इन दोनों को साथ में याद करना। साथ में क्यों याद करना, ऊपर हमने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना यानी बूझा हुआ चूना बना, तो उसके बारे में बोलता है कि जो बूझा हुआ चूना है इसका हम लोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, करते हैं, ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर लेगा, और धीरे धीरे अभिक्रिया करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला सा परत हमारे दीवार के ऊपर बना देगा। और जिसके कारण जो कैल्शियम कार्बोनेट का परत दीवारों पर बनता है उसके कारण हमें दीवारों में चमक दिखती है, और वही चमक जो है हमारे घर को एक तरीके से सुंदर बनाती है। समझ गए। अब ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे घर के आसपास जो घरों में या तुम्हारे घर में भी जो टाइल्स लगे हुए होते हैं, टाइल्स बोल रहा हूं, जो मार्बल लगे हुए होते हैं, जिसमें कि संगमरमर की बात कर लो तो संगमरमर का यही रासायनिक सूत्र होता है, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब भाई देखो यहां पर क्या है, हमारा क्या बना, हमको यहां पर बुझा हुआ चूना मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसने क्या किया, जब हमने इससे दीवार में पुताई की तो हवा में मौजूद CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये धीरे धीरे अभिक्रिया कर लिया, और हमारे दीवारों पर क्या तैयार कर दिया, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। देखो भैया हिंदी किताब में ना NCERT में थोड़ा मोड़ा गलती कर दिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को यहां कैल्शियम लिख दिया, यहां पर कार्बोनेट लिख दिया। ऊपर हमने देखा कि भैया हम क्या ले रहे हैं, पानी में, सॉरी बीकर में हम लोग बुझा हुआ चूना ले रहे हैं और कैल्शियम ऑक्साइड भी ले रहे हैं। ऊपर ऊपर इस प्रकार की छोटी मोटी गलतियां हैं किताब में, उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करना, अपना काम का चीज पर ध्यान देना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, CO2 से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और साथ में यहां पर जल छोड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर यह अभिक्रिया और ऊपर वाली अभिक्रिया ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जो कि संयोजन अभिक्रिया के हैं। जब यहां पर हम लोग कोयले का दहन करते हैं तो कार्बन, कोयले में मौजूद कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाता है, और साथ में हमको क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़िएगा तो यहां पर जब जल का निर्माण हम लोग करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, यहां पर जल का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, तत्व भी हो सकता है यौगिक भी हो सकता है, ठीक है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या हुआ आप समझ गए, कुछ उदाहरण भी आपने समझ लिया। जो जो अभिक्रिया मिल रहा है आपको, सारे अभिक्रियाओं को आपको याद भी करना है, सारे समीकरण आपको याद करने हैं, क्योंकि सभी से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद यहां पर क्या बोलता है, क्रियाकलाप 1.4 में हमने देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, यानी जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, ठीक है। अब कहता है कि इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर देखो, दो प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे पास होती हैं। एक ऐसी अभिक्रिया होती है कि जब अभिक्रिया होगा तब ऊष्मा बाहर निकलेगा। जैसे कि हमने जब कोयले का दहन किया तो कोयले का दहन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा बाहर निकलता है। हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड का जल से जब रासायनिक अभिक्रिया कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकला। तो इस प्रकार के जो भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण आपको ध्यान में है, कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया जल के साथ, या फिर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, या फिर यहां पर प्राकृतिक गैस जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक गैस का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, तब यहां पर ऊर्जा निकलता है, CO2 और H2O बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो श्वसन की अभिक्रिया होती है वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन का अभिक्रिया का रिएक्शन जो समीकरण है वो भी याद कर लेना कि भाई हमारे शरीर में जो श्वसन होता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, ये जरा सा याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पर वैसे दिया ही हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखें तो यहां पर यही चीज कहता है कि हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो श्वसन क्या है भाई, शॉर्ट में बताया गया है। लेकिन यहां पर देखो, जब तुम अध्याय नंबर 5 पढ़ोगे, नए एनसीईआरटी किताब से अध्याय नंबर 5 और पुराने एनसीईआरटी किताब से अध्याय नंबर 6 पढ़ोगे, यानी कि जैव प्रक्रम जब अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में तुमको पढ़ना है। यहां पर इस अध्याय से तुमको क्या करना है, ये तुमको अभिक्रिया, ये समीकरण तुमको याद कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से जब साग सब्जियों का विघटन होता है जिससे कि कंपोस्ट बनता है, तो ये अभिक्रिया भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब देखो, ऊष्माक्षेपी का हमने मतलब समझ लिया कि क्या होता है ऊष्माक्षेपी मतलब। ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसा अभिक्रिया कि जब अभिक्रिया होगा ऊष्मा बाहर निकलेगा। अब इसका उल्टा भी होता है। कई सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देना पड़ता है। तो मतलब क्या हुआ, वो अभिक्रिया जब होती है तो ऊर्जा वो सोखता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अभी तुरंत उनकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों को साथ में याद रखना, ठीक है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊर्जा बाहर निकलेगा और ऊष्माशोषी मतलब कि ऊर्जा वातावरण से ऊर्जा को वो सोखेगा। समझ गए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको एक दिया गया है, क्या दिया गया भैया, यहां पर आपको विघटन अभिक्रिया का वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया का यहां पर ये क्रियाकलाप है, ठीक है। अब यहां पर दूसरा हमारे पास क्या आ गया, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो भाई यहां पर क्या होता है, अपघटन होता है। बहुत ही आसान सा चीज है। यहां पर क्या बोलता है कि एक शुष्क क्वथन नली में, शुष्क मतलब सूखा हुआ आपको लेना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए, ठीक है। आपने फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लिया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का मतलब FeSO4.7H2O, ये हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है। अब इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग के ऊपर ध्यान दीजिए। अब इसको बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। तो गर्म के पश्चात क्या होता है, देखो यहां पर ये जो क्रिस्टल होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है, इसका रंग तुमको नीला हरा के बीच में कुछ ऐसा होता है। समझ गए, उस प्रकार का होगा। हरा भी बोल सकते हो, नीला भी बोल सकते हो। कई सारे क्रिस्टल, ज्यादातर ये हरे रंग के ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका रंग ऐसे याद कर लो कि हरा रंग का ये है, ठीक है। अब इसको जब तुम गर्म करोगे, देखो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो त्रिकोण से हम लोग यहां पर ऊष्मा को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब भी इस क्रिस्टल को तुम गर्म करोगे, ऊष्मा बाहर से दोगे इस प्रकार से,
तो यहां पर इसमें जो जल के अणु हैं ये अलग हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस में 7H2O। अब जब ये अभिक्रिया हो जाएगी तो ये जो फेरस सल्फेट है ये हमारा कैसा बन जाएगा, सफेद रंग का हो जाएगा। सफेद रंग का, याद रखना, सफेद रंग का फेरस सल्फेट हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक, अब इस फेरस सल्फेट को तुम और भी ज्यादा गर्म करोगे, जब जब ये फेरस सल्फेट हमारा क्या हो गया, सफेद हो गया, तो ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, क्रिस्टल खत्म हो गया। तो इस फेरस सल्फेट को जब तुम और गर्म करोगे तो ये और हमारा अपघटित हो जाएगा। कैसे अपघटित होगा, तो यहां पर अभिक्रिया तुम देख लो, जरा सा मैं ऊपर कर लेता हूं क्योंकि ये नीचे की ओर चला गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा फेरस सल्फेट और भी देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर बताया फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा, हरा रंग। ठीक है, इसमें परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया, फेरस सल्फेट हमारा क्या हो गया, सफेद। सफेद रंग के फेरस सल्फेट को और ज्यादा जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। समझ गए। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देख रहे हैं हम कि एक हमारा अभिकारक है, एक अभिकारक कई सारे उत्पाद में टूट जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यही चीज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ, एक हमारा क्या है, अभिकारक है, एक अभिकारक छोटे छोटे पदार्थ में टूट रहा है, छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है कई सारे, तो ये क्या हो गया, हमारा वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहां पर आगे वही चीज बताया है कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें हैं। ठीक है, वो तो ठीक बात है। आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है कि क्या था, टूट करके क्या क्या बन गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे यहां पर क्या बोलता है, आगे यहां पर बोलता है कि ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। अभी तुरंत हमने देखा था कि जो ये चूना पत्थर है, CaCO3 है, ये कैसे तैयार होता है। हमने देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वातावरण में मौजूद CO2 से मिलकर के क्या बना देता है, CaCO3 बना देता है। अब ये CaCO3 को जब तुम गर्म करोगे ना तो यहां से तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और साथ में CO2 गैस अलग हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा हो गया। ठीक है, अब ये बुझा हुआ चूना लिखा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना है ये। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर तुम देखो तो ऊपर जो तुमने अभिक्रिया देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड से बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ मिलकर के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये तीनों अभिक्रिया को तुम साथ में याद कर लेना। समझ गए। अब यहां पर आगे बढ़ो तो आगे यहां पर एक और अभिक्रिया दिया गया है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का। अब ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है भाई, अब भाई देखो यहां पर हमने तुरंत अभी बात की थी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, मतलब कि वैसी अभिक्रिया जिसको कि कराने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा लगाना पड़ता है। तो ये जनरली कैसा, आमतौर पर कैसा अभिक्रिया होता है, हमारा ये जो वियोजन अभिक्रिया होता है वो एक प्रकार का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, हमें ऊर्जा देना पड़ता है। अब बात यह है कि ऊर्जा जो हम देने का काम करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। या तो गर्मी देंगे, आग जला करके गर्मी देंगे, या तो ऊर्जा हम लोग देंगे धूप की रोशनी के रूप में, या फिर हम लोग बिजली के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ऊर्जा देंगे। तो तीन प्रकार के यहां पर वियोजन अभिक्रिया होते हैं, तीन अलग अलग प्रकार से हम लोग ऊर्जा देने का काम करते हैं। पहला हमारा क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो ऊर्जा देने का काम करेंगे वो ऊष्मा के रूप में देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इसी के साथ जुड़ा हुआ पहला हमारा क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप
ताप में हमको क्या करना है, लेड नाइट्रेट चूर्ण लेना है। अब लेड नाइट्रेट चूर्ण को लोगे तो इसको क्या करोगे, ऊष्मा दोगे। किस रूप में ऊष्मा दोगे भैया, गर्मी दोगे, आग जला करके। तो यह कैसा वियोजन अभिक्रिया हो गया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसको जब तुम गर्म करोगे, यहां देखो तुमको क्या दिया गया है, समीकरण। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा कंप्लेक्स है लेकिन याद रखना, PbNO3 का होल 2, ठीक है। तो इस लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस बनता है। यह चीज यहां पर वियोजन होता है। यह कैसा वियोजन है, यह हमारा ऊष्मीय वियोजन है। तो आपसे ऊष्मीय वियोजन का आपको उदाहरण पूछे तो यह वाला अभिक्रिया लिख सकते हो, और साथ में ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण हमने पढ़ा था उसका भी तुम उदाहरण यहां पर लिख सकते हो। अब यहां पर देखो, यह प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहां पर इसमें प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है कि एक ऐसी अभिक्रिया, मतलब आधा आधा अभिक्रिया के बारे में बताएगा और पूरा करने के लिए बोलेगा। जैसे अभिक्रिया हो रहा है, उसमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हुआ, यह भूरे रंग का धुआं किस अभिक्रिया में होता है, मतलब इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो यहां पर ध्यान दो कि जब लेड नाइट्रेट हमारा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होता है तो यह हमारा लेड ऑक्साइड बनता है, और जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो गैस हमारा निकलता है, ये कैसा गैस है, ये भूरे रंग का गैस है, भूरे रंग का धुआं हमें दिखता है। समझ गए, ये बातें भी तुमको अभिक्रिया से जुड़ी हुई याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़ो तो आगे यहां पर क्या है भाई, आगे यहां पर हमारा 1.7 और 1.8 में कुछ अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है। अब यहां पर आगे हमारे सामने क्रियाकलाप 1.7 आ गया। यहां पर क्या हो रहा है भाई, अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जल का वियोजन कर रहे हैं। जल यानी कि H2O में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बिजली दे रहे हैं, और बिजली देने की वजह से क्या होगा, ये H2O हमारा टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहां पर क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। लेकिन इस वियोजन अभिक्रिया को कराने के लिए हम लोग ऊर्जा किस रूप में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के रूप में दे रहे हैं। तो यह कैसा अभिक्रिया हो गया, हमारा बिजली कह सकते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके लिए शब्द क्या दिखा है भाई, तो यहां पर यही मतलब कि बिजली से यहां पर हमारा क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बिजली के रूप में हम लोग ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देख लो, हमने बैटरी जोड़ करके रखा हुआ है, हमने यहां पर क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड डाल दिया, ग्रेफाइट रोड, और यहां पर हमने परख नली में डाला, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा अलग अलग हो जाता है। अब यहां पर देखो, यहां पर एक सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है भैया, सवाल यह पूछता है कि जब हम लोग जल का अपघटन करते हैं तो जल का अपघटन करने पर हमें जितनी मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है उससे दुगनी मात्रा में हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर हमारा जो हाइड्रोजन है वो दुगनी मात्रा में एक अणु में मौजूद है। समझ गए, तो यहां पर हमारा क्या होगा, जितना ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगा उसका दुगना हाइड्रोजन प्राप्त होगा, क्योंकि एक जल के अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है, इस वजह से, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना ये बात। आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने है अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। कैसी, जिसमें हमें ऊर्जा देनी होती है प्रकाश के रूप में, रोशनी के रूप में। समझ गए, तो यहां पर यही चीज कहता है कि आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। अब क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl को तुम धूप में रखोगे तो यह टूट करके सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी धूप में रख दोगे तो यहां पर सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर यह भी क्या हो गया, यह भी एक प्रकार का हमारा वियोजन अभिक्रिया हो गया। लेकिन यहां पर ऊर्जा किस रूप में दे रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर यह भी तुमको ध्यान रखना है कि यह जो हमारा नीचे वाला अभिक्रिया है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो अपघटन है, यह हमारा इस्तेमाल होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। यह चीज यहां पर तुमको ध्यान रखना है क्योंकि यह प्रश्न के रूप में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां क्या बोलता है
बोलता है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा, भाई मैं बिजली बिजली बार बार बोल रहा था, विद्युत शब्द इस्तेमाल किया है, विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर क्या हुआ, जो भी अभिक्रियाएं हमने कराई उनमें हमने ऊर्जा बाहर से दिया, और यहां पर जो भी अभिक्रिया ऐसी होती है कि जिसमें ऊर्जा हमें अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए ऊष्मा बाहर से देनी होती है, ऊर्जा बाहर से देनी होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। इसका और उदाहरण क्या हो सकता है, और उदाहरण हो सकता है हमारा प्रकाश संश्लेषण का, कि प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया कब होता है, जब सूर्य की रोशनी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण भी किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। समझ गए? तो यहां पर जो भी अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए हमें ऊर्जा लगानी पड़ती है वो कैसी अभिक्रिया हो जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई, जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वाला तीन इक्वेशन देखा था, तीन समीकरण देखे थे, उससे जुड़ा हुआ यहां पर हमारा प्रश्न है। प्रश्न यहां पर क्या बोलता है, एक पदार्थ है X जिसका विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए करते हैं। तो यहां पर पदार्थ X क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका जो विलयन होगा उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नाम पहला लिख दिया, जल के साथ अभिक्रिया के बारे में लिखिए। ओ तो X मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको जब हम लोग जल में डालते हैं तब उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहां पर यही प्रश्न हो गया। इसके बाद 1.7 में परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, वही हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से दुगना क्यों है, क्योंकि जल के एक अणु में हाइड्रोजन 2 परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, इस वजह से। उस गैस का नाम बताइए। ठीक है, तो नाम तो भी आप बता सकते हैं, मैंने बता दिया। अब इसके बाद यहां पर आगे हमारा आ जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है भैया, विस्थापन अभिक्रिया में होता यह है कि ये किनके बीच में होता है, ये होता है जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनके बीच में होता है। कैसे, यहां पर उदाहरण में क्या बोलता है, उदाहरण में आपको लेना है 2 से 3 किल लेना है, 3 किले लीजिए। ठीक है, उनको क्या करिए, रगड़ कर साफ कर लीजिए, और यहां पर 2 परख नली लीजिए। ठीक है, और यहां पर प्रत्येक परख नली में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट डाल दीजिए। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। तुलना के लिए 1 किल को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने कील लिया। कील मतलब क्या, आयरन। ठीक है, लोहा। और यहां पर हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। ठीक है, CuSO4 का विलयन लिया है। यानी कि हम अभिक्रिया करा रहे हैं किसके बीच में, हमारे यहां पर आयरन लौह के बीच में और साथ में कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच में। ठीक है, इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया में यहां पर जो हमारा लोहा है वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। यहां पर देखिए लोहे की कील को हमने लिया था, तो लोहे का कील अभिक्रिया के बाद कैसा रंग का हो गया, और यहां पर जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन था उसका नीला रंग कैसा, धूसर, या फिर एक तरीके से उसका रंग थोड़ा सा बिगड़ गया। ठीक, तो यहां पर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर हमारा जो लोहा है उसने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, और यहां पर बना दिया FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट। यहां पर अब हमारे पास जो ये विलयन है ये किस चीज का है, ये घोल किस चीज का है, ये है आयरन सल्फेट का। और कॉपर कहां गया भाई, तो कॉपर हमारा अलग होकर के इस लोहे पर आकर के चिपक गया। तो यहां पर हमारा ये भूरा रंग का क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर कॉपर जो है वो इस पर आकर के चिपक गया, और हमारा जो ये घोल है इसमें आकर के हमारा आयरन सल्फेट आकर के भर गया। तो ये क्या है, ये अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास धातु होता है, वो कम रिएक्टिव धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो यहां पर हमारे पास जो लोहा है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए वो क्या करेगा, कॉपर को उसके जगह से विस्थापित कर देगा और उसके जगह पर जाकर के खुद बैठ जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसी प्रकार के और भी कई सारे अभिक्रिया
अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, विस्थापन होता है। जैसे उदाहरण के लिए और भी दिया गया है, हम अगर इस लोहे की जगह पर जिंक का इस्तेमाल करें तो जिंक भी क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा करके जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर अलग हो जाएगा। हम यहां पर लेड डालेंगे, वो भी कॉपर क्लोराइड में डालेंगे, लेड को कॉपर सल्फेट में नहीं, कॉपर क्लोराइड में डालेंगे तो लेड क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और यहां पर कॉपर को अलग कर देगा। ये सारे क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, यहां पर कारण भी बताया है, जो मैंने कहा जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं और वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको यहां पर ये रिएक्शन है, ऊपर जो अभिक्रिया है, ये सब ध्यान रखिएगा, जरूरी है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है भैया, हमने अब देखा कि एक जाएगा दूसरे को उसके जगह से हटा देगा। द्विविस्थापन में होता है कि एक जाएगा, बोलेगा भाई तेरा वाला जगह तुम हमको दे दो, हमारा वाला जगह तुम ले लो, मतलब कि दोनों एक दूसरे के जगह को अदला बदली कर लेते हैं, दो तत्व। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा, हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सोडियम सल्फेट का विलयन लिया 3 मिलीलीटर और यहां पर क्या किया, अन्य परख नली में 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड लिया। ठीक है, अब दोनों को हमने मिला दिया इस प्रकार से, एक में बेरियम क्लोराइड लिया था, एक में सोडियम सल्फेट, और दोनों को एक ही परख नली में डाल करके हमने मिला दिया। अब दोनों को एक ही परख नली में मिला देंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में अभिक्रिया होगा और अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर जो इसमें सोडियम है और इसमें जो बेरियम है, ये दोनों एक दूसरे को जगह को बदल लेते हैं। सोडियम जाकर के क्लोरीन से चिपक जाएगा और बेरियम आकर के सल्फेट से चिपक जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इस प्रकार से यहां पर हमारा अभिक्रिया होता है, कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। यहां पर हमारा देखिए, जब यह अभिक्रिया होगा, यह अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, इस अभिक्रिया के दौरान श्वेत रंग का एक पदार्थ निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, जल में घुलता नहीं है, और वो हमारे इस जो परख नली होगा, परख नली के नीचे जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, और इस पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। ठीक है, और वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपन अभिक्रिया मतलब क्या, ऐसा अभिक्रिया जिसमें कि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। यहां पर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, जी हां, तो यहां पर ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये नीचे जाकर के बैठ जाता है और ये श्वेत रंग का सफेद रंग का होता है और ये क्या होता है, अवक्षेप बन जाता है। और यहां पर क्योंकि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो ये एक प्रकार का अवक्षेपन अभिक्रिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर इसके बाद क्या है, यहां पर ऐसा होता क्यों है, यह भी समझाया है कि देखो क्या बात है कि यहां पर जब हमारा ये हम घोल तैयार करते हैं तो यहां पर इनके आयंस बन जाते हैं, समझ गए, आयन बन जाते हैं, और इनके जैसे यहां पर हमारा जो Na2SO4 है, इसमें Na2 आयन अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, यहां पर बेरियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन अलग हो जाएंगे, और ये जब अलग अलग होंगे तो ये एक दूसरे के आयन से जाकर के जुड़ जाते हैं, और इस वजह से यहां पर हमारा जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। ऐसा क्यों होता है, बेरियम और तथा सल्फेट की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है, एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है भैया, अभी तुरंत मैंने समझाया कि यहां पर हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, यह क्या होगा, जब इसका घोल हम लोग तैयार करेंगे तो यहां पर हमारा सोडियम आयन बन जाएगा, सल्फेट आयन बन जाएगा, और यहां पर BaCl2 बेरियम क्लोराइड में बेरियम आयन बन जाएगा, क्लोरीन आयन बन जाएगा, और ये एक दूसरे के आयन से जाकर के चिपक जाएंगे, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से यहां पर हमारा BaSO4 और NaCl हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आप लोग समझ गए। अब यहां पर देखो 1.2 पर ध्यान दीजिए, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को दिया, शुरुआत में जो हमने देखा था उसकी बात कर रहा है, उसके बारे में यहां पर शुरुआत में जाके फिर से पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, आ जाता है अगला प्रकार का अभिक्रिया जो कि है उपचयन और अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है,
अब यहां पर उपचयन अपचयन क्या होता है, बहुत ही आसान सा चीज है अगर आप लोग समझ गए तो। देखो बात क्या है, यहां पर उदाहरण क्या है, हम लोग ले रहे हैं क्रियाकलाप 1.11, इसमें कॉपर 1 ग्राम कॉपर चूर्ण ले रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। कॉपर लिया, उसको इस प्रकार से रखा और उसको हमने गर्म कर दिया। कॉपर को इस प्रकार से जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसके ऊपर एक काला परत चढ़ जाएगा। काला परत क्यों चढ़ जाएगा? क्योंकि जो कॉपर है वो वातावरण में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर देगा। तो यहां पर इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कैसी अभिक्रिया बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि देखो उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। समझ गए? अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया? Cu के साथ, कॉपर के साथ जुड़ गया। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? हमारा ये एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया हो गया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अब तो भाई इसका उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। यहां पर नीचे उदाहरण दिया गया है, यहां पर देखो क्या है, ऑक्सीजन है ना जुड़ा हुआ, CuO है, ऑक्सीजन है। अब यहां पर इसको हमने हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया कराया तब यहां पर क्या हो गया? हमारा कॉपर अकेले हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यह कैसा अभिक्रिया हो गया? हमारा अपचयन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, उपचयन और अपचयन आप समझ गए ऑक्सीजन के मामले में। मतलब कि ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन अलग होगा तो अपचयन। ठीक है भैया, अब यहां पर देखो उपचयन और अपचयन हाइड्रोजन के साथ भी होता है। हाइड्रोजन अगर अलग होगा तो हमारा होगा उपचयन। मतलब क्या हुआ? हमारा उपचयन की बात करें तो हमारा सबसे पहला क्या हो गया? उपचयन। ठीक है, उपचयन में क्या? पहली बात ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब यहां डॉट नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ दूसरी बात मैंने क्या बोला? दूसरी बात अगर कि हाइड्रोजन अलग होगा, हाइड्रोजन अलग होगा तब ये क्या हो जाएगा? तब ये हमारा उपचयन होगा। और अपचयन में क्या होगा? अपचयन में अगर हम लोग देखें तो इसका उल्टा होगा। क्या होगा? यहां पर हमारा पहली बात ऑक्सीजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा और साथ में दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहां पर हम लोग समझ गए उपचयन कब? जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन अलग हो रहा है। अपचयन कब? जब हमारा ऑक्सीजन अलग हो रहा है या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इसका भी उदाहरण तुम्हारे किताब में दिया गया है। जैसे यहां पर देखो, तो यहां पर अगर तुम देखो तो हाइड्रोजन वाला एग्जांपल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन वाला यहां पर एग्जांपल नहीं दिया गया है। ठीक है, उसको किसी और एग्जांपल से मैं अभी दिखा दूंगा। तो यहां पर आगे समझते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हो रहा है। अब यहां पर मैंने बोला ऑक्सीजन जुड़ेगा। जुड़ेगा मतलब क्या हुआ? जैसे CO2 है और इसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए और ये CO3 हो जाए तो भी उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन बढ़ने का भी मतलब हमारा उपचयन होता है। और अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन बोल देंगे। समझ गए? जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन कम होगा तो अपचयन, हाइड्रोजन कम होगा तो उपचयन, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो अपचयन। ठीक है, अब इसको यहां पर शॉर्ट में समझ गए। आगे देखते हैं तो क्या बोलता है, वही चीज है। अब आगे क्या है भैया? हमारा आ गया रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब इसमें क्या है भाई? इसमें है कि जब एक ही अभिक्रिया में एक ही साथ उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर तुम अगर इस अभिक्रिया को देखो तो यहां पर क्या देख रहे हो? कॉपर ऑक्साइड है। अब इसमें से ऑक्सीजन अलग होकर के कॉपर बन गया तो यहां पर क्या हो गया? अपचयन हो गया। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहां पर क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो एक ही अभिक्रिया में एक ही साथ उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है।
इसी प्रकार से यहां पर देखो ZnO है और प्लस में कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है, तो यहां पर ZnO से ऑक्सीजन अलग हो गया तो क्या हो गया भैया, अपचयन हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ो तो आगे यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्या हो गया भाई, यहां पर MnO2 है और यहां पर MnCl2 हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। इसी प्रकार से यहां पर देखो तो यहां पर HCl में हमारा क्या हो गया, Cl अलग हो गया, O आकर के जुड़ गया, तो यहां पर क्या हो गया, एक प्रकार से यहां पर उपचयन हो गया। ठीक है, उपचयन अपचयन एक साथ हो रहा है तो वो क्या हो गया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आगे क्या है, आगे यहां पर कह सकता है कि ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया के पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन अलग होगा तो हमारा क्या होगा, उपचयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे देखें तो क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए। चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है। जी हां, बिल्कुल होता है। मैग्नीशियम हमने लिया था पहला अभिक्रिया में, सबसे पहला जो किया था, प्लस में ऑक्सीजन, क्या हो गया, MgO, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, उपचयन हो गया भाई। तो यहां पर उपचयन के अभिक्रिया के कई सारे उदाहरण इस अध्याय में हैं जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर उपचयन अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है भाई, संक्षारण मतलब कि एक प्रकार से जो लौह पदार्थ होते हैं वो वातावरण में मौजूद जो अलग अलग गैसें होती हैं, अलग अलग जो चीजें होती हैं, उनसे अभिक्रिया करके वो एक प्रकार से खुद ब खुद नष्ट होने लगते हैं या फिर खराब होने लगते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। कहता है कि आपने देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जो लोहे पर जंग लगता है उसी की बात हो रही है, लेकिन यह ध्यान रख लो कि जंग लगने का प्रक्रिया केवल लोहे पर नहीं होता है। मतलब संक्षारण का प्रक्रिया सिर्फ लोहे पर नहीं होता है बल्कि दूसरे धातुओं पर होता है, चांदी पर भी होता है, कॉपर पर भी होता है और भी दूसरे धातुओं पर भी होता है। समझ गए, जैसे कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण क्या है भाई, संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी धातु अपने आसपास वातावरण में मौजूद अलग अलग तत्वों से अभिक्रिया करके एक अन्य तत्व का निर्माण करती है या फिर वो एक प्रकार से नष्ट हो जाती है, तो वो क्या हो गया, संक्षारण। चांदी के ऊपर काले रंग का परत चढ़ जाता है, तांबे के ऊपर हरे रंग का परत चढ़ जाता है। ये संक्षारण के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो यहां पर आपको क्या उसका नुकसान क्या होता है ये बताया है। जैसे संक्षारण होगा तो क्या होगा, कोई भी कार है तो वो कार जो होगा वो एक प्रकार से नष्ट हो जाएगा। कोई भी हमारे पास धातु की वस्तु है वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से नष्ट हो जाएगा। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। मतलब कि देखो संक्षारण होता है उससे हमें आसपास में बहुत नुकसान होता है। हमारे जो पैसे हैं, पैसे के मामले में बहुत नुकसान होता है। बहुत वस्तुओं का एक तरीके से वो नष्ट हो जाते हैं। समझ गए। अब यहां पर आगे हमारे पास आ जाता है ऑक्सीकरण का एक अगला प्रभाव दैनिक जीवन में, वो है विकृत गंधिता। इसमें क्या होता है, इसमें बात यह है कि हमारे जो भोजन होते हैं वैसे भोजन जिनमें वसा मौजूद होता है, वसा युक्त भोजन या फिर जो तैलीय खाद्य सामग्री होती है, इनको जब हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, वातावरण के संपर्क में काफी लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तब ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देते हैं और ये एक प्रकार से इनका स्वाद खराब हो जाता है या फिर इनमें गंध, इनमें थोड़ा खराब गंध आ जाता है। तो इस चीज को हम लोग विकृत गंधिता बोल देते हैं। समझ गए। अब इसका कारण क्या होता है, क्योंकि यहां पर जो तेल और वसा है वो क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, उपचयन अभिक्रिया इनमें हो जाता है, जिनके कारण जो भोजन है वो विकृत गंधी हो जाती है और इनका स्वाद और गंध बदल जाता है और ये एक प्रकार से खाने लायक नहीं रहते। ठीक है, अब यहां पर बात है कि हम लोग विकृत गंधिता को रोक कैसे सकते हैं, यह सवाल पूछता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर वायुरोधी बर्तनों में, यानी जो सील पैक होता है उन बर्तनों में भोजन को रखेंगे ताकि हवा
के संपर्क में ना आए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो जब अपनी चिप्स बेचती हैं तो एक सील प्लास्टिक के पैकेट में चिप्स को बेचती हैं, जिनमें कि हवा नहीं भरा हुआ होता, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है ताकि वो खराब ना हो। इसी प्रकार से जब हम लोग घर में कोई भी भोजन रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो खराब ना हो, या फिर उसको किसी तरीके से ऑक्सीजन के संपर्क में ना रहे। जो हम लोग अचार घर में लगाते हैं, अचार को तेल में रखते हैं ताकि वो वातावरण के ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और वो खराब ना हो। समझ गए? तो यहां पर क्या है, बात यह है कि हम लोग यहां पर विकृत गंधिता को रोक कैसे सकते हैं, तो ऑक्सीजन के संपर्क को अगर खत्म कर देंगे तो हम लोग विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। जैसे वायुरोधी बर्तन में रख दिया, या फिर पैक कर दिया, सील टाइट कर दिया, या फिर हम क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, या फिर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर जो अचार रखते हैं उसको तेल में डुबो देते हैं ताकि वो खराब ना हो। और भी तरीके की इस प्रकार की प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं। अब यहां पर आगे हमारे सामने क्या है, कुछ प्रश्न है जो कि हम लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं। उपचयन अपचयन का पहचान करना है, यहां पर ये सारे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।